बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। अब चूँकि हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो है मेजरमेंट्स के हवाले से। फ़िज़िक्स में हमने जब किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करनी हो, उसको हमने मापना हो, तो उसके लिए जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो है फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो फ़िज़िक्स में ऑल फिज़िकली मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। वो वाली चीज़ें जिनको हम माप सकते हैं, जिनको हम चेक कर सकते हैं कि उनकी मिक़दार कितनी है, चाहे वो लंबाई में हो, चाहे वो मैस में हो, चाहे वो हमने कोई भी टाइम नोट करना हो। तो हम जब किसी भी चीज़ को जिसको हम माप सकें, जिसकी हम बता सकें कि इसकी मिक़दार, इसकी लंबाई, इसका टाइम, इसका मैस, इसका टेम्परेचर कितना है, तो उस चीज़ को हम फ़िज़िक्स में कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। और फिज़िकल क्वांटिटी होती क्या है? अ फिज़िकल क्वांटिटी हैज़ ऑलवेज मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट इन्वॉल्व। और फिज़िकल क्वांटिटी में हमेशा एक उसकी कीमत होती है और साथ में कोई ना कोई यूनिट होता है। अब इसकी मिसाल हम यूँ समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आप टाइम नोट कर रहे हैं, तो आप टाइम की जब भी बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि 10 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, 1 घंटा हो गया, 10 घंटे हो गए। तो हम जब भी किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके साथ एक तो उसकी कीमत, अब जैसे फ़र्ज़ करें 10 सेकंड है, तो 10 में वो जो 10 है वो उसकी मैग्नीट्यूड है, और वो जो सेकंड है वो क्या है? यूनिट। यानी जब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे सेकंड इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर आप बाज़ार में कुछ ख़रीदने गए तो वहाँ पर आपने 2 किलो कोई चीज़ ख़रीदी है, तो 2 क्या होगी उसकी मैग्नीट्यूड और किलो क्या होगा उसका यूनिट। तो हम जब भी किसी भी चीज़ को मापेंगे, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करेंगे कि उसकी कितनी है, मैस, लेंथ है, टाइम कितना है, करंट कितना आ रहा है, या टेम्परेचर कितना है, तो उसमें हमेशा 2 चीज़ें आएंगी। एक चीज़ क्या आएगी? उसकी मैग्नीट्यूड, कि कितनी वो चीज़ है। दूसरा, हम जिस तरह के यूनिट में बात कर रहे हैं हम उस यूनिट की बात करेंगे। अब यूनिट में एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। हम जैसे बाज़ार में जाते हैं, हम केक ख़रीदते हैं, तो केक जो है वो कभी भी किलो में नहीं होता। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं 1 पाउंड, 2 पाउंड या 3 पाउंड का केक चाहिए। जबकि अगर हमने आटा ख़रीदना है तो आटा ख़रीदने के केस में हम कहते हैं किलो, कि इतने किलो दे दें। तो वो जो दोनों में फ़र्क है, एक तरफ हम पाउंड यूज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम किलो यूज़ कर रहे हैं। दोनों केसेस में क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड भी है और साथ में कोई ना कोई यूनिट भी शामिल है। हम लंबाई को फुट में भी मापते हैं, हम लंबाई को मीटर्स में भी मापते हैं, हम लंबाई को गज़ की फॉर्म में भी मापते हैं। लेकिन हम कहते हैं क्या है कि इतने मीटर, इतने गज़, इतने फुट। तो वो जो इतने का वर्ड है वो उसकी होती है मैग्नीट्यूड, और साथ में जिस यूनिट की बात कर रहे हैं, चाहे वो फुट हो, चाहे वो मीटर है, चाहे वो गज़ है, चाहे वो किलोमीटर है, वो उसका क्या होता है? यूनिट। तो फ़िज़िक्स में हम जब भी किसी भी चीज़ की मेजरमेंट की बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें आएंगी, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका आएगा यूनिट। और तमाम जो चीज़ें हम माप सकते हैं फ़िज़िक्स में वो सारी की सारी कहलाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स हैं, एक है बेस क्वांटिटी, एक है डिराइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? सच क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो वाली क्वांटिटीज़ जो हैं जो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही होती, वो सिर्फ अपने आप पे डिपेंड कर रही होती हैं, उनका किसी दूसरी चीज़ के साथ कोई भी इन्हिसार नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप जब टाइम नोट कर रहे होते हैं तो टाइम जब हम देखते हैं तो हम सिर्फ घड़ी पे सेकंड या मिनट या घंटे नोट कर रहे होते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमने कितनी लेंथ तय की, हमने कितना मैस नोट किया। तो हम जब भी किसी ऐसी क्वांटिटी की बात करें कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पे डिपेंड करे, किसी और चीज़ पे डिपेंड ना करे, हम ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं बेस क्वांटिटीज़, या हम इन्हें कहते हैं बेसिक क्वांटिटीज़। और ये होती क्या? मिनिमम नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़, कम से कम क्वांटिटीज़ जो हैं, इन टर्म्स ऑफ विच, जिनके लिहाज से अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड। हम इनके लिहाज से दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन ये खुद क्या होती हैं? सिंगल। मिसाल में क्या है? ये टोटल 7 होती हैं। लेंथ है, मैस है, टाइम है। अब लेंथ जो है, आप जब किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करते हैं तो लेंथ में सिर्फ ये आता है, अगर आप सेंटीमीटर नोट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर, 1 फुट, 15 किलोमीटर। तो आप जब भी लेंथ की बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ हम लेंथ के ही यूनिट को इन्वॉल्व करते हैं, उसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं आती, उसमें टाइम नहीं आएगा। इसी तरह जब आप किसी चीज़ का मैस मेजर कर रहे हैं तो मैस को मेजर करने के दौरान हम कहते हैं कि एक चीज़ जो है उसका वज़न आधा किलो है, उसका मैस आधा किलो है, उसका मैस जो है वो
5 किलो है, 10 किलो है, 1 टन है, 10 मन है, तो उसमें भी क्या है, हम ना तो उस क्वांटिटी की लेंथ को लेते हैं, ना ही हम टाइम लेते हैं कि हमने कितने टाइम के लिए वो मैस मेजर किया। अगर हम किसी चीज़ की टाइम नोट करें तो टाइम नोट करने के दौरान कोई भी लेंथ नहीं आती, कोई भी मैस नहीं आता, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये टाइम इन्वॉल्व होता है। तो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे इन्हिसार नहीं करती, सबसे बेसिक हैं, और बाकी जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो इनसे मिलकर बनती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। ये टोटल 7 है। ये नीचे जब यूनिट्स आएंगे तो उसमें सारी की सारी बयान की गई हैं। उसके बाद है डिराइव क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जैसे नाम से ज़ाहिर है माहौज़, यानी उन्हें अख़ज़ किया जाता है किसी दूसरी क्वांटिटीज़ के लिहाज से। सच क्वांटिटीज़ वो वाली मिकदारें हुज़ डेफिनेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिनकी तारीफ़ें हम दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के लिहाज से करते हैं। यानी ये ख़ुद पे इन्हिसार नहीं कर रही, ये दूसरी चीज़ों पे इन्हिसार कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। अब स्पीड क्या होती है, फ़र्ज़ करें हम बात करते हैं कि हमने कोई 10 किलोमीटर का फ़ासला है, वो हमने आधे घंटे में तय किया है। तो हम जब 10 किलोमीटर, वो क्या है, लेंथ, और जो टाइम है आधा घंटा, वो क्या है, टाइम। तो हम जब दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कंबाइन करके कोई नई चीज़ बनाएंगे, वो होगी डिराइव क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी कि जो किसी भी दूसरी चीज़ पे इन्हिसार नहीं करती, वो सारी की सारी ख़ुद मौजूद होती हैं। डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इन बेस क्वांटिटीज़ को ले के जो इनके कम्बिनेशन, चाहे वो 2 हों, चाहे वो 4 हैं, चाहे जितनी भी हैं, उनसे लेके जो नई चीज़ बनाई जाती है उसे हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। अब देखें, हम बाज़ार जब भी जाते हैं तो हमने कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो, तो अगर फ़र्ज़ करें हमने कपड़ा ख़रीदना है, तो हम कहते हैं कि हमें 4 मीटर लेंथ का कपड़ा चाहिए। तो वो जो दुकानदार है वो क्या करता है, उसके पास 1 मीटर की लेंथ होती है, उस 1 मीटर की लेंथ को वो 4 दफ़ा नोट करता है और फिर हमें वो कपड़ा काट के दे देता है। अब वो जो 1 मीटर की लेंथ है वो कहाँ से आई और वो प्रोसेस उसने कहाँ से सीखा। या जब हम दुकान पे जाते हैं, हम कहते हैं जी हमें 5 किलो फ़लाँ चीज़ चाहिए, तो वो 5 किलो की चीज़ को, वो एक पत्थर होता है 5 किलो का, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो अगर हम पत्थर की बात करें तो वो पत्थर जो है वो हर दुकान पे सेम होता है। फिर एक पलड़े में उस पत्थर को रखते हैं और एक पलड़े में उस क्वांटिटी को रखते हैं जो हम ख़रीदना चाह रहे हैं। हर चीज़ का क्या है, कोई ना कोई एक प्रोसेस है, वो एक ख़ास प्रोसेस से गुज़ार के हमें वो चीज़ दी जाती है। अब उसमें 2 स्टेप्स आते हैं। फ़र्ज़ करें आप जो हैं वो बाज़ार से वही कोई 5 किलो चीज़ है उसको ख़रीदना चाह रहे हैं, तो 5 किलो की चीज़ को ख़रीदने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक स्टैंडर्ड बनाया। स्टैंडर्ड कैसे बनाया, हम 5 किलो की बजाय 1 किलो की बात करते हैं। 1 किलो का पत्थर हर दुकान पे सेम होता है, उसका साइज़, उसका मैस, उसमें कोई भी वेरिएशन, कोई भी तब्दीली नहीं होती। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमने मैस ख़रीदना है तो मैस के लिए जो बेसिक है वो है 1 किलो का, जिसे हम पत्थर कहते हैं। या जब आपने कोई भी कपड़ा ख़रीदना है तो कपड़ा जो है वो लेंथ में आता है, कपड़ा कभी भी मैस में नहीं हम ख़रीदते। तो कपड़ा ख़रीदने के लिए वो जो 1 मीटर की लेंथ है, जिसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, वो हमने क्या किया, उसका स्टैंडर्ड बना दिए कि ये उसका मेयार है। फिर दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, हम एक तरीका बनाते हैं टू कंपेयर, मुवाजना करने के लिए, मेजर यूजिंग दैट स्टैंडर्ड, या उसको क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक प्रोसीजर हम डेवलप कर लेते हैं। अब आप जब भी कपड़ा ख़रीदते हैं तो कपड़ा ख़रीदने के लिए वो 1 मीटर की लेंथ होती है, उसी 1 मीटर की लेंथ को वो एक दफ़ा मापते हैं, फिर दोबारा उसको एक दफ़ा मापते हैं, फिर एक दफ़ा मापते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेंथ में कोई चीज़ है उसको ख़रीदना है, तो पहले 1 मीटर की लेंथ बनाएगी, उसको स्टैंडर्ड का नाम दे दिया गया। फिर जब उससे हमने आगे चीज़ें ख़रीदनी हैं, तो आगे चीज़ें ख़रीदने के लिए वो क्या करते हैं, पहले 1 मीटर की लेंथ मापी, फिर 1 मीटर की लेंथ मापी, फिर 1 मीटर की लेंथ मापी। तो पहला स्टैंडर्ड और दूसरा क्या होगा, प्रोसीजर, कि उस स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए, उस क्वांटिटी को यूज़ करते हुए आगे हमने अपनी ज़िंदगी में उसको कैसे इन्वॉल्व करना है। अब जिस तरह फ़र्ज़ करें आप बात करते हैं कि आपको 2 किलो कोई चीज़ चाहिए, तो वो जो 2 किलो चीज़ चाहिए वो क्या करता है, वो 1 किलो का पत्थर, साथ में 1 किलो का पत्थर। अब वो 1 किलो के पत्थर क्या हैं, स्टैंडर्ड्स जो वो यूज़ कर रहे हैं, और वो बार बार 1 किलो का पत्थर अगर हम रखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम 2 किलो इस तरफ, तो 2 किलो ही इस तरफ आएगा। अब जब आप मैस की बात करेंगे, उसका स्टैंडर्ड और है, उसका प्रोसेस और है मैस को मेजर करने का। जब आप लेंथ की बात करेंगे, उसका स्टैंडर्ड और है, मीटर,
और उसको मेजर करने का स्टैंडर्ड भी, मेयार भी, प्रोसीजर भी और है। जब आप टाइम की बात करते हैं तो टाइम का अपना मेथड, अपना स्टैंडर्ड है। टाइम के लिए स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं सेकंड, और उसको मेजर करने का भी क्या है कि हम बात करते हैं कि 10 सेकंड है या 1 मिनट है। अब 1 मिनट में 60 सेकंड है, 1 घंटे में इसी तरह हम सेकंड्स नोट कर लेते हैं। हमने हर चीज़ का सबसे पहले बनाया एक स्टैंडर्ड, फिर उसको यूज़ करते हुए हम डेली लाइफ में किस तरह से चीज़ें खरीद सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, वो प्रोसीजर बना दिया। तो 2 स्टेप्स हमारे आ जाते हैं। हमने किसी भी क्वांटिटी को यूज़ करके अपनी लाइफ में उसको इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है आइडियल स्टैंडर्ड। तो आइडियल स्टैंडर्ड की जब बात की जाती है, आइडियल कहते हैं बेहतरीन को जिसमें कोई हानि ना हो, स्टैंडर्ड कहते हैं मेयार को। अब फ़र्ज़ करें वो 1 किलो का जो पत्थर है या जो 1 मीटर की जो लेंथ है, वो आप जब भी जाएंगे तो कपड़े की दुकान पे वो 1 मीटर की लेंथ मौजूद होगी। फिर आप जब किसी करियाना स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पर 1 किलो का पत्थर हर दुकान पे मौजूद होता है। तो एक तो इनकी खासियत यह हो कि इट इज़ एक्सेसिबल, वो आसानी से दस्तयाब हो। आप जिस भी छोटी बड़ी शॉप पे जाते हैं वहाँ पर वो पत्थर जो हैं, वो क्वांटिटीज़ जो हैं वो आसानी से दस्तयाब होती हैं। और दूसरा, इट इज़ इनवेरिएबल। इट इज़ इनवेरिएबल से क्या मुराद है कि उसमें कोई भी तब्दीली ना हो। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ पर जो 1 मीटर की लेंथ है वो सेम है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं है। 1 किलो का पत्थर है वो भी सेम है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं होती। तो जो आइडियल स्टैंडर्ड है वो एक तो आसानी से दस्तयाब होना चाहिए, और दूसरा उसमें कोई भी तब्दीली, कोई भी वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। अब पहले ज़माने में क्या था कि फ़र्ज़ करें एक बंदे ने चावलों की फ़सल उगाई, दूसरे बंदे ने कोई दाल है उसकी फ़सल उगाता है, तो हम ये जानते हैं कि दोनों की जो हैं वो ख़र्च वगैरह, दोनों के ऊपर जितना टाइम खर्च होता है वो सेम नहीं होता। एक का खर्च ज़्यादा होगा, दूसरे का खर्च कम होगा। और जब वो एक दूसरे के साथ वो क्या करते थे, वो शेयर कर लेते थे। अब जिसका खर्च ज़्यादा हुआ होता है उसका नुकसान हो जाता था, और जिसका खर्च कम हुआ होता था उसका फ़ायदा हो जाता था। यानी उसको कम खर्च करके ज़्यादा चीज़ मिल जाती थी, और दूसरे को ज़्यादा खर्च करके भी कम चीज़ मिलती थी, जिसे बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। तो उससे बचने के लिए 1960 में दुनिया भर में जो मौजूद साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक मीटिंग की। उस मीटिंग को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस मीटिंग में पूरी दुनिया में एक सिंगल यूनिट्स के सिस्टम के नफाज के लिए इक़दामात किए गए, और जो यूनिट्स बनाए गए वो यूनिट्स 3 तरह के, एक बेस यूनिट्स हैं, एक डिराइव्ड हैं, और तीसरे हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब बेस यूनिट्स क्या होते हैं? ये जो ऊपर हमने बेस क्वांटिटीज़ को पढ़ा है, बेस क्वांटिटीज़ को बयान करने के लिए जो यूनिट्स बयान किए जाते हैं उन्हें कहते हैं बेस यूनिट्स, और ये टोटल 7 है। जब भी हमने लेंथ को मेजर करना होता है तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं। मैस को जब भी मेजर करना होगा तो मैस को मेजर करने के लिए हम किलोग्राम को यूज़ करेंगे, ये उसका स्टैंडर्ड है। जब हमने टाइम को मेजर करना होगा तो टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सेकंड। ये चीज़ें हमने मैट्रिक में पढ़ी हुई हैं, यहाँ पे उनकी रिवीजन है। इसी तरह जब हमने करंट को मेजर करना है तो करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम एम्पेयर यूज़ करते हैं। टेम्परेचर के लिए केल्विन। लाइट इंटेंसिटी या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, रोशनी जितनी शिद्दत से किसी जगह से गुजर रही होती है उसकी मिकदार को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम कैंडेला का वर्ड यूज़ करते हैं। और एंड पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये होता है कि किसी शय की कितनी मिकदार है, उसके लिए हम मोल का वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखें ये जो होता है मैस भी क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी चीज़ की कितनी मिकदार है। ये भी क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पर हम यूनिट ले रहे हैं किलोग्राम, यहाँ पर हम यूनिट ले रहे हैं मोल। अब ये दोनों में फ़र्क क्यों है? ये चीज़ याद रखें कि जो भी चीज़ जो हमें फ़िज़िकली, जो हमें नज़र आ रही हो, जिसको महसूस कर सकते हो, उसको जब हमने मापना होता है तो उसको मैस कहते हैं। जैसे हम बाज़ार में कुछ भी ख़रीदने जाते हैं तो वो हमें मैस किलोग्राम के लिहाज से अवेलेबल होता है, हम उसके लिहाज से उसको ख़रीद लेते हैं। जबकि जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, तो उन्हें जब मेजर करना हो तो उनके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो मोल है। तो ये 2 क्वांटिटीज़ हैं कि मैस के लिए किलोग्राम, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मोल का। और डिराइव क्वांटिटीज़ जो हैं वो सेकंड। अब ये बेस क्वांटिटीज़ जो हैं ये टोटल 7 है, इनकी फ़िक्स तादाद है। डिराइव क्वांटिटीज़ जो हैं वो एनी नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। अब उसमें जो कुछ एग्जांपल्स हैं, एक है स्पीड की। स्पीड होता है हमने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस तय किया है। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। तो लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर, और जो टाइम है यहाँ पे टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सेकंड। तो ये देखें ये मीटर भी है, सेकंड भी है, 2 चीज़ें मिलकर आ रही हैं, इसलिए हमने इसको स्पीड का नाम दिया और इसको रखा डिराइव क्वांटिटीज़ के अंदर।
सेकंड है वेलोसिटी, वो भी वैसे ही है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी लेंथ है यहाँ पे मीटर, और जो टाइम है वो सेकंड आ जाएगा तो ms-1। अब जो एरिया है, एरिया में दो लेंथ्स आ रही होती हैं और लेंथ को मीटर की फॉर्म में लिखते हैं तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसमें देखें है एक ही क्वांटिटी मीटर, लेकिन वो दो दफ़ा आ रही है, रेपिटेशन है, रिपीट हो रही है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको डिराइव क्वांटिटीज़ में रखते हैं। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में तीन लेंथ्स आ रही होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों को जब मेजर करते हैं तो मीटर की फॉर्म में करते हैं और जो इनका यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर क्यूब। यहाँ पर भी क्या है, रेपिटेशन ऑफ सिंगल क्वांटिटी है, तो उसको भी हम रखेंगे डिराइव क्वांटिटीज़ के अंदर। अब जो थर्ड है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं, प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स। ज्योमेट्री बेसिकली क्या होती है, जिसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा स्टडी करते हैं, ट्रायंगल्स को स्टडी करते हैं, सर्कल्स को स्टडी करते हैं, यानी डिफरेंट शेप्स की जो स्टडीज़ होती हैं उनको हम ज्योमेट्रिकल स्टडी का नाम देते हैं। अब उसमें हमारे दो यूनिट्स हैं, एक है रेडियन, एक है स्टीरेडियन। अब जब 1960 में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान इनको अलहदा यूनिट्स का नाम दिया गया था, लेकिन जब 1995 में दोबारा एक मीटिंग की गई तो इन सप्लीमेंट्री यूनिट्स को दोबारा से हमने डिराइव यूनिट्स में शामिल कर लिया। अभी जो केपी के बोर्ड की बुक्स हैं वो चेंज की गई हैं, उनको अपडेट किया गया है, तो वहाँ पर ये कंसेप्ट बताया गया है। जबकि जो बाकी बुक्स हैं जिनमें अभी तक ओल्ड सिलेबस चल रहा है, वहाँ पर सप्लीमेंट्री यूनिट्स को एक अलहदा यूनिट्स की फॉर्म में ही लिखा गया है। तो 1960 में जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर इसको सप्लीमेंट्री यूनिट का नाम दिया गया। फिर जब 1995 में दोबारा मीटिंग की गई, उस मीटिंग में इन सप्लीमेंट्री यूनिट्स को पहले जैसे डिराइव यूनिट से उन्हीं के अंदर दोबारा से शामिल कर दिया जाता है। ये दो हैं, एक है रेडियन, एक है स्टीरेडियन। अब ये रेडियन होता क्या है, इसकी बात करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का हमेशा क्या होता है, एक सेंटर के साथ साथ सर्कल का हमेशा एक रेडियस होता है, और रेडियस को हम आर के साथ लिखते हैं, और वो जो रेडियस है वो पूरे के पूरे सर्कल में वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहती है, वो कम ज़्यादा नहीं होती। अगर हम क्या करें, ये जो इसका रेडियस है आर, इतना ही फासला हम सर्कल की इस लेंथ के ऊपर तय, जो सर्कल की ये वाली लेंथ होती है, इस लेंथ को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, और इस लेंथ का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसे हम कहते हैं आर्क लेंथ। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सर्कल की लेंथ है, इस लेंथ को हम आर्क लेंथ का नाम देते हैं। पूरी की पूरी जो लेंथ होती है उसको जब हम नाम देंगे तो वो होगा सर्कमफेरेंस, जबकि वो जो छोटा सा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक हमने अगर बयान करना हो तो उसे हम कहते हैं आर्क लेंथ, इतनी सी आर्क की जितनी लेंथ आ रही है। अब रेडियन क्या होता है, फ़र्ज़ करें एक सर्कल है, उसका रेडियस है आर, अगर जितना ये रेडियस है हम उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला तय करते हैं। फ़र्ज़ करें ये 3 सेंटीमीटर है, तो हम इस सर्कल की लेंथ के ऊपर भी 3 सेंटीमीटर की लेंथ को तय करते हैं। अब एक किनारा ये और दूसरा जहाँ पे 3 सेंटीमीटर ख़त्म हो रहा होगा, वहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा उसके सेंटर पे जो लाइन हम खींचते हैं, वो लाइन फिर से क्या होगी, उसके रेडियस आर के इक्वल आएगी। तो ये जितना उसका रेडियस है, अगर हम उतनी ही आर्क लेंथ यहाँ पे तय करते हैं, तो जितना ये वाली लाइन का जो कॉर्नर है, इस लाइन का यहाँ पे जो कॉर्नर है, वो जितना सेंटर पे एंगल बना रहे होते हैं, उस एंगल को हम नाम देते हैं 1 रेडियन का नाम देते हैं। अगर एक सर्कल हो, उसका रेडियस आर, और उसी रेडियस के बराबर हम उसकी कॉर्नर की लेंथ यहाँ पे तय करें, तो जो उस आर्क लेंथ का ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर जो सेंटर पे एंगल बनाता है, उस एंगल को हम कहते हैं 1 रेडियन का। इट इज़ अ प्लेन एंगल। प्लेन हम यूज़ करते हैं 2 डायमेंशंस के वर्ड के लिए। अब 2 डायमेंशंस क्या होती हैं, हमने एक्स और वाई एक्सिस पढ़े हुए हैं। अगर हम सिंपल एक्स एक्सिस के ऊपर बात करें तो उसे हम कहते हैं एक डायमेंशन, यानी उसमें सिर्फ एक ही लेंथ आ रही होती है। जब हम एक्स और वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं 2 डायमेंशंस, यानी 2 लेंथ उसमें आ रही होती है। जिस तरह एक रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल में उसकी लेंथ भी है और हाइट भी है। इसी तरह उसको जब हम साइंटिफिक फॉर्म में कहते हैं, उसको कहा जाता है प्लेन का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये जो एंगल है ये किसी एक लाइन के लॉन्ग नहीं है। अब इसमें ये वाली लेंथ भी है और ये ऊपर वाली लेंथ भी आ रही है, तो 2 लेंथ्स इसमें बन रही होती हैं, इसलिए हम उसको प्लेन एंगल का नाम देते हैं। यानी ऐसा एंगल जो 2 साइड्स को, 2 लेंथ्स को कवर कर रहा हो, तो उसे प्लेन एंगल कहा जाता है। बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल। 2 रेडियाई कौन से होंगे, एक रेडियाई ये, रेडियाई कहते हैं रेडियस को, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, विच कट ऑफ जो काटते हैं ऑन सर्कमफेरेंस। इस सर्कमफेरेंस कहते हैं इस सर्कल की लेंथ को,
एन आर्क मैंने आपको बताया जितनी ये सर्कल के ऊपर थोड़ी सी लेंथ हम स्टडी कर रहे होते हैं, इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। किसके इक्वल है? वो रेडियस की लेंथ के इक्वल। यानी जब हम किसी भी सर्कल के ऊपर उतनी लेंथ काटें जो उसके रेडियस के इक्वल है, तो उसके जो दो कॉर्नर्स बनेंगे लेंथ के, वो कितना एंगल बनाएंगे? 1 रेडियन एंगल वो बना देते। अब यहाँ पर जो प्लेन एंगल था, प्लेन एंगल को डिफाइन किया गया है, इट इज़ 2 डायमेंशनल एंगल। 2 डायमेंशंस क्या कहते हैं? जिसमें एक्स और वाई एक्सिस आ रहे हो इन सर्कल विच विद यूनिट एज रेडियन डिनोटेड बाय रैड RAD। तो 2 डायमेंशनल एंगल उसको प्लेन एंगल का नाम देते हैं और उसका यूनिट रेडियन है और हम उसे RAD के साथ लिखते हैं। और एक सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं? 2 पाई रेडियंस। इसकी हम बात करते हैं कि 2 पाई रेडियंस क्यों होता है। अब नेक्स्ट है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन जो है वो है इट इज़ सॉलिड एंगल। अब सॉलिड जो है वो 3 डायमेंशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी जो रियल लाइफ बॉडीज़ हैं उनमें लेंथ भी है, उनमें विड्थ भी है, उनमें हाइट भी है। तो जब हम 3 डायमेंशनल बॉडीज़ की या रियल लाइफ बॉडीज़ की बात करते हैं तो उनके लिए जो एंगल्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें कहते हैं सॉलिड एंगल। सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सफ़ियर, जो किसी सफ़ियर के सेंटर में आ रहा हो। अब सफ़ियर का वर्ड हमने क्यों यूज़ किया और ऊपर वाले केस में हमने सर्कल का वर्ड क्यों यूज़ किया? अब देखें, सर्कल जो है वो सिर्फ ये मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, ये सर्कल खींचा हुआ है, तो ये सिर्फ पेज के ऊपर है, इसकी लेंथ है, इसकी हाइट है, इसकी विड्थ कोई नहीं है, इसकी मोटाई नहीं है। लेकिन जो सफ़ियर होता है, सफ़ियर में 3 एंगल्स आ रहे होते हैं, उसमें लेंथ भी है, उसमें हाइट भी है और उसमें उसकी विड्थ भी आ रही होती है, जैसे एक बॉल है। तो ऐसी बॉडी को हम सफ़ियर का नाम देते हैं। तो सफ़ियर बेसिकली क्या होगा? 3 डायमेंशन, यानी उसमें 3 लाइनें आ रही, 3 डायमेंशंस आ रही होती हैं, लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी, इसलिए हम वहाँ पे सफ़ियर का वर्ड यूज़ करते हैं। अब फ़र्ज़ करें एक सफ़ियर है, सफ़ियर का सेंटर हो गया, सेंटर से उसका कोई ना कोई रेडियस होगा, तो रेडियस हम R कह लेते हैं। जितना इस सफ़ियर का रेडियस है वो जहाँ पर टच कर रहा है सफ़ियर की बाउंड्री को, वहाँ पर जितना इसका रेडियस है, उस रेडियस के स्क्वायर के लिहाज से अगर सरफेस एरिया अगर हम नोट करें, जितना उस सफ़ियर का रेडियस है उस रेडियस के स्क्वायर के लिहाज से अगर हम सरफेस एरिया नोट कर लेते हैं, तो जो उसकी ये बाउंड्री और जो उसकी ये वाली बाउंड्री बनेगी, उस बाउंड्रीज़ के मिलने से, इन 2 बाउंड्रीज़ के मिलने से जो दरमियान में एंगल बनेगा, उस एंगल को हम नाम देते हैं स्टीरेडियन का। दोबारा से देखें, अगर हम कोई सफ़ियर स्टडी कर रहे हैं, उसका रेडियस है R, जितना उसका रेडियस है उस सफ़ियर के सरफेस के ऊपर, जो सफ़ियर का सरफेस एरिया है, अगर उसकी वैल्यू रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आ रही हो, तो जो इसके दोनों कॉर्नर्स बनेंगे सरफेस एरिया के सर्कल के, वो जो दरमियान में एंगल बना रहे होंगे, उस एंगल को हम कहते हैं स्टीरेडियन। इट इज़ सॉलिड एंगल, ये 3 डायमेंशनल एंगल है। सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सफ़ियर, जो किनारों से सेंटर की तरफ आ रहा है, बाय एन एरिया, एक एरिया की तरफ से, ऑफ इट्स सरफेस, जो इसकी सरफेस का एरिया है, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द सफ़ियर, जो किसके इक्वल है? रेडियस के स्क्वायर के इक्वल, यानी रेडियस के स्क्वायर के इक्वल जितना इसका सरफेस एरिया R है सफ़ियर का। अगर जितना उसका रेडियस है R, उतना ही इसके ऊपर सरफेस का एरिया आ रहा हो, तो जो इसके दोनों कॉर्नर्स बनाते हैं एंगल, उसको हम कहते हैं 1 स्टीरेडियन। और स्टीरेडियन में हमने सॉलिड एंगल की बात की, तो सॉलिड एंगल हम कहते हैं इट इज़ 3 डायमेंशनल एंगल, यानी उसमें 3 लेंथ्स आ रही होती हैं, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, इन सफ़ियर विद यूनिट एज स्टीरेडियन, और उसका यूनिट हम स्टीरेडियन लिखते हैं और उसे लिखते हैं SR के साथ। और किसी भी सफ़ियर में टोटल होते हैं 4 पाई स्टीरेडियंस। ये चीज़ें याद रखनी है। अब आगे जो 2 चीज़ें हमारी रहती हैं वो है कि एक रेडियन जो है, अब ये रेडियन क्या था? ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दरमियान में एंगल आ रहा है वो है 1 रेडियन। 1 रेडियन कितनी डिग्रीज़ के इक्वल? अब डिग्रीज़ जब हमने पढ़ी हैं तो वहाँ पर हमने एक्स और वाई एक्सिस पढ़े थे, और एक मुकम्मल चक्कर काटने में कितनी डिग्रीज़ आती हैं? 360। इसी तरह एक मुकम्मल चक्कर जब हम सर्कल की फॉर्म में बात करते हैं, तो सर्कल की फॉर्म में हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक π/2, यहाँ से यहाँ तक पाई, यहाँ से यहाँ तक टोटल हो जाते हैं 3π/2, और यहाँ तक होते हैं 2π। वो जो हमने 0 से लेके पाई और 2π तक की जो क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, उनको हम स्टडी करते हैं रेडियंस में। जब हम सर्कल की बात करेंगे, सर्कल के केस में जब हम एंगल्स को यूज़ करते हैं, तो सर्कल में हम रेडियन यूज़ करते हैं।
और सर्कल में हम पाई वाला वर्ड यूज़ करते हैं, तो एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं। इसी तरह जब हम एंगल्स की बात करेंगे एक्स और वाई एक्सिस के लिहाज से, वहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 90, 180, 270, 360। तो जब हम एंगल्स की बात करेंगे एक्स और वाई एक्सिस, वहाँ पे डिग्री यूज़ करेंगे और वो कितनी होगी 360 डिग्री। जब हम सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल कितना होता है 2 पाई रेडियंस की फॉर्म में। तो यहाँ पर कहा गया कि एक रेडियन कितनी डिग्री के इक्वल आएगा। तो नंबर ऑफ़ रेडियंस का फार्मूला ये होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस ऑफ सर्कल। ये मैथमेटिक्स में भी फार्मूला है, जिसे L = r थीटा के साथ पढ़ाया जाता है। उसी फार्मूला को यहाँ पे अरेंज किया गया है, उसी फार्मूला को यहाँ पे बयान किया गया है कि एक सर्कल जिसकी लेंथ हो, जिसका रेडियस हो r और जिसकी आर्क लेंथ L के इक्वल आ रही हो और दरमियान में एंगल कितना हो थीटा, तो उसे हम लिखते हैं L = r थीटा के साथ। यहाँ पर उसी को अरेंज किया गया है, L की जगह S लिखा हुआ है, जितनी उस r की लेंथ है तो उसको S के साथ, और जितना उस सर्कल का रेडियस है उसको हमने लिखा है R के साथ। और ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करने से जो एंगल आएगा वो होगा नंबर ऑफ़ रेडियंस। एक कंप्लीट सर्कल में जो उसकी सर्कल की लेंथ होती है, मैंने अभी आपको बताया, उसे कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और जो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है उसको हम लिखते हैं 2 पाई r के साथ। और जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो होगा r और r आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 2 पाई रेडियंस। एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियंस मौजूद होते हैं। इसी तरह एक कंप्लीट जो सर्कल की लेंथ होती है, जब हम उसको x और y एक्सिस की फॉर्म में पढ़ते हैं तो एक मुकम्मल चक्कर में कितनी डिग्रीज होती हैं 360। ये मैंने अभी आपको बताया। एक मुकम्मल चक्कर जब आप सर्कल की फॉर्म में तय करते हैं वो होता है 2 पाई रेडियन, जबकि जब हम x और y एक्सिस की फॉर्म में डिग्रीज की फॉर्म में तय करते हैं वो होता है 360 डिग्री के इक्वल। ये दोनों क्या हैं, एक मुकम्मल रेवोल्यूशन के इक्वल है, एक मुकम्मल चक्कर के इक्वल है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं 2 पाई रेडियन = 360 डिग्री। यहाँ से हम एक रेडियन को सेपरेट करते हैं, 2 पाई जो है वो इसके नीचे आ जाएगा 360 के, पाई होता है 3.14। तो जब ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे डिवाइड होंगी तो आंसर आएगा 57.3 डिग्री। अब जो एक रेडियन जो एंगल हमारा आ रहा है वो कितनी डिग्रीज़ के इक्वल है 57.3 डिग्री के। यानी अगर हमने बताना हो कि एक रेडियन की लेंथ कितनी है तो हम ज्योमेट्री को यूज़ करते हुए यहाँ से इस एक्सिस से 53 का एंगल यहाँ पे ड्रा कर दें। 53 का एंगल जब हम ड्रा करेंगे उसका ऑटोमेटिक मतलब ये होगा कि ये वाला रेडियस r, ये वाला रेडियस r और ये वाली जो आर्क लेंथ है ये सारी की सारी आपस में क्या है इक्वल है। तो रेडियन बेसिकली क्या बताता है, रेडियन हमें एंगल बता रहा है 57.3 डिग्री का। और ये कितना एंगल होता है, इतना एंगल कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आर्क लेंथ है वो किसके इक्वल आती है, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल। आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है नंबर ऑफ़ स्टीरेडियंस इन स्फीयर ऑफ रेडियस r। जो हमने स्टीरेडियन पढ़ा है उसमें कितने स्टीरेडियंस होते हैं एक स्फीयर में, यहाँ पर दोबारा से हम बात करेंगे। तो स्टीरेडियंस के लिए हमने एरिया का वर्ड यूज़ किया था। एरिया कौन सा था, सरफेस का एरिया। यहाँ पर हम इसको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी लिख सकते हैं, ओवर आ जाएगा रेडियस का स्क्वायर। अब देखें जो हमने पढ़ा था रेडियन, रेडियन में आर्क लेंथ ऊपर वाली लेंथ और नीचे वाला रेडियस r। इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी उसकी बाउंड्री का सरफेस एरिया, और नीचे जो उसका रेडियस है उसका स्क्वायर। इसलिए हमने यहाँ पे r स्क्वायर और यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यूज़ किया हुआ है। जब हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखते हैं तो उसका फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से कट जाएगा तो ये रह जाएगा 4 पाई स्टीरेडियन। एक स्फीयर में कितने नंबर ऑफ़ स्टीरेडियंस होते हैं, 4 पाई स्टीरेडियंस, और पाई होता है 3.14। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12.5 स्टीरेडियन। एक स्फीयर में जो स्टीरेडियंस मौजूद होते हैं वो कितने होंगे, टोटल 12.5 स्टीरेडियंस। अब आज के लेक्चर में हमने जाना कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या हैं, उनको क्यों पहले अलहदा रखा गया, फिर बाद में उन्हें क्यों डिराइव क्वांटिटीज़ में शामिल कर दिया गया, और फिर हमने एंड पे बात की एक रेडियन कितनी डिग्रीज़ के इक्वल होता है और एक स्फीयर में कितने स्टीरेडियंस एंगल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।